सोचिए, अगर कोई एक टाइम मशीन में बैठकर आज से लगभग 5000 साल पहले के अतीत में चला जाए, तो आमतौर पर क्या उम्मीद होती है? यही कि शायद मिस्र के विशाल पिरामिड जैसी कोई चीज दिखेगी या फिर मेसोपोटामिया के राजाओं के बड़े बड़े महल नजर आएंगे। बिल्कुल, जहां हजारों दासों से कोड़े मार मार कर काम करवाया जा रहा होगा। मतलब सत्ता का एकदम क्रूर प्रदर्शन, आसमान छूते स्मारक और किसी तानाशाह राजा के अहंकार से भरे हुए बड़े बड़े शिलालेख। हाँ, प्राचीन इतिहास सुनते ही दिमाग में सबसे पहली छवि यही बनती है। लेकिन जब वो टाइम ट्रैवलर अपनी मशीन से बाहर निकलता है तो वो पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने कोई महल है ही नहीं, राजा की कोई मूर्ति भी नहीं है, और ना ही कोई बहुत बड़ा मंदिर या पिरामिड। सही बात है, बल्कि वहां एक शांत, बेहद साफ सुथरी सड़क है जो बिल्कुल एक सटीक समकोण, या जिसे हम राइट एंगल कहते हैं, उस पर दूसरी सड़क को काट रही है, एकदम ग्रिड की तरह। हाँ, और सड़क के किनारे पकी हुई ईंटों से बने बिल्कुल एक जैसे घर हैं। उनके बाहर ढकी हुई नालियां हैं जिनमें पानी बिना किसी रुकावट के बह रहा है। मतलब एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे देखकर हमारे आज के मॉडर्न शहरों के टाउन प्लानर भी शायद अपनी नोटबुक निकालकर कुछ सीखने लगे। ये दृश्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं ना, तो हमारी नजर अक्सर राजाओं, उनके युद्धों और उनके बनाए गए अजूबों पर ही टिक जाती है, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हमारी रिसर्च डेस्क पर दस्तावेजों और पुरातात्विक शोध का जो स्टैक है, वो इतिहास के एक बिल्कुल अलग ही पन्ने को खोलता है। और आज के इस गहन अध्ययन में हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, उसी की नगर योजना को समझने वाले हैं। विशेषकर उनका वो हैरान कर देने वाला ग्रिड सिस्टम और ड्रेनेज नेटवर्क। पास जो स्रोत और नोट्स हैं, उसके आधार पर हम इस विषय का विश्लेषण एक हाई स्कूल के इतिहास के पाठ की तरह करेंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये किसी उबाऊ लेक्चर की तरह बिल्कुल नहीं होगा। एकदम नहीं। इसमें छिपी इंजीनियरिंग किसी आधुनिक साइंस फिक्शन से कम नहीं है। मैं तो इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं भी। तो आज का हमारा मुख्य मिशन या सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज से हजारों साल पहले, जब कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, मतलब कोई क्रेन नहीं, लेजर लेवलिंग नहीं, और सबसे बड़ी बात, जब कोई राजा या तानाशाह नहीं था जो आदेश दे सके। एग्जैक्टली। तो वहां के आम लोगों ने इतना बेहतरीन, एक समान और उन्नत ढांचा आखिर खड़ा कैसे किया? आज हम कुछ बहुत ही आसान और रोजमर्रा के उदाहरणों के जरिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा उस जमीन पर चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ था। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किसी भी आधुनिक शहर या इमारत को बनाने से पहले कागज पर एक लेआउट या ब्लूप्रिंट बनाया जाता है ना? बिल्कुल। अगर हम आज के समय की किसी मॉडर्न प्लॉटेड हाउसिंग सोसाइटी को देखें, तो बिल्डर सबसे पहले क्या करता है? वो जमीन को समतल करता है। हाँ, फिर मुख्य सड़कें बिछाई जाती हैं। सही कहा। सड़कों के नीचे पानी और सीवर की लाइनें डाली जाती हैं, और सबसे अंत में उन सड़कों के किनारे प्लॉट्स काटकर घर बनाए जाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि हड़प्पा के लोगों ने बिल्कुल यही तरीका अपनाया था। उन्होंने पहले पूरा ग्रिड बिछाया था। लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या? अगर वहां कोई राजा था ही नहीं, कोई पुलिस नहीं थी, तो कोई ये सुनिश्चित कैसे करता था कि कोई व्यक्ति अपना घर सड़क से 2 फीट आगे बढ़ाकर न बना ले? अरे, जिसे हम आज एनक्रोचमेंट कहते हैं। हाँ, पूरे शहर को इतने सटीक आयताकार और वर्गाकार ब्लॉक्स में बांटने का आदेश आखिर जमीन पर लागू कैसे होता था? कौन कंट्रोल कर रहा था ये सब? ये सवाल इस पूरी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य पर चोट करता है। मतलब बिना सेना या राजा के नियम लागू कैसे होते थे? वही तो। हमारे पास जो स्रोत हैं वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किसी भी तरह की राजशाही या तानाशाही के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वहां कोई भव्य राज सिंहासन भी नहीं मिला है। तो फिर शहर चलाता कौन था? पुरातात्विक साक्ष्य एक कलेक्टिव मैनेजरियल काउंसिल यानी एक सामूहिक प्रबंधकीय परिषद की ओर इशारा करते हैं। इसे हम आज की कॉरपोरेट दुनिया के एक प्रोटो कॉरपोरेट मॉडल के रूप में देख सकते हैं। रुको एक सेकंड, प्रोटो कॉर्पोरेट मॉडल? मतलब सत्ता किसी एक राजा के हाथ में होने के बजाय
एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसी किसी चीज के हाथ में थी। बिल्कुल सही पकड़े। आप इसे व्यापारियों और नागरिक प्रबंधकों का एक समूह मान सकते हैं। सत्ता केंद्रित नहीं थी, बल्कि बटी हुई थी, जवाबदेही थी। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरी तरह से प्रोसेस ड्रिवन यानी प्रक्रिया पर आधारित थी। जब कोई समाज किसी व्यक्ति के बजाय एक तय प्रक्रिया पर चलता है ना, तो वहां नियम थोपे नहीं जाते, बल्कि वे समाज की आर्थिक और ढांचागत जरूरत बन जाते। एग्जैक्टली। इसी सामूहिक सहमति की वजह से वो पूरे शहर में और यहाँ तक कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच भी निर्माण सामग्री का इस हद तक मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन कर पाएं, जो आज के समय में भी एक चुनौती लगता है। जो आप मानकीकरण की बात करती हैं, तो मेरे दिमाग में सीधे वो ईंटें आती हैं। अरे हाँ, हड़प्पा की ईंटें, जिनका जिक्र हर पुरातात्विक रिपोर्ट में बार बार आता है। मतलब मैंने पढ़ा है कि अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित शोरतुगई से लेकर महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, जो कि हजारों किलोमीटर का फासला है, वहां खुदाई में जो ईंटें मिली हैं उनका अनुपात बिल्कुल एक जैसा है। जी हाँ, और ये कोई मामूली संयोग नहीं है। हड़प्पा के हर निर्माण में मुख्य रूप से पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ था और उनकी मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हमेशा 1:2:4 ही होता था। 1:2:4 का रेशियो। हाँ, अब सोचने वाली बात यह है कि यही अनुपात क्यों? शायद इसलिए क्योंकि इस आकार की ईंट को एक हाथ से उठाना आसान होता होगा, मतलब मजदूरों के लिए। वो तो एक कारण है ही, लेकिन इसका मुख्य तकनीकी कारण ये है कि 1:2:4 के अनुपात वाली ईंटों को एक के ऊपर एक रखकर दीवार बनाना सबसे मजबूत ढांचा तैयार करता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, इसे आज की सिविल इंजीनियरिंग में इंग्लिश बॉन्ड जैसी चिनाई के तरीकों से जोड़ा जा सकता है, जहां ईंटें एक दूसरे को आपस में इंटरलॉक कर लेती हैं। अरे वाह! ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि अगर आप इसकी तुलना समकालीन सभ्यताओं से करें तो आप हैरान रह जाएंगे। जैसे मिस्र की सभ्यता? बिल्कुल, मिस्र की महान सभ्यता जिसने पिरामिड बनाए, वहां आम निर्माण के लिए उस समय मुख्य रूप से धूप में सुखाई गई कच्ची मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा था। और मेसोपोटामिया में? वहां पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल तो होता था, लेकिन बहुत ही सीमित स्तर पर, केवल मंदिरों या खास जगहों पर, क्योंकि ईंटों को पकाने के लिए बहुत सारा ईंधन लगता है। सही बात है। जबकि हड़प्पा सभ्यता में आम लोगों के घरों से लेकर नालियों तक हर जगह पक्की हुई ईंटें धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही थीं। करोड़ों ईंटें एक ही सांचे और एक ही अनुपात में बनाई जा रही थीं। मतलब ये एक ऐसा सप्लाई चेन मैनेजमेंट था जो बिना किसी सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत प्रणाली के संभव ही नहीं है। करोड़ों पक्की हुई ईंटें और हजारों किलोमीटर तक एक ही मापन टेप। और उनका वजन और माप का सिस्टम भी। हाँ, वो बाइनरी अनुक्रम पर चलता था, 1, 2, 4, 8, 16। ये तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई प्रोटो डिजिटल लॉजिक सिस्टम बना लिया था। बिल्कुल। खैर, ये तो समझ में आता है कि उनके पास एक शानदार ग्रिड सिस्टम था और ईंटें बिल्कुल एक जैसी थी। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्या इसका मतलब ये है कि वहां सबके घर भी एक जैसे थे? मतलब क्या वहां अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था? आमतौर पर प्राचीन शहरों में एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन होता है। एक तरफ राजाओं के बड़े महल और दूसरी तरफ झोपड़ियों में रहने वाली आम जनता। यहीं पर हड़प्पा की नगर योजना एक और बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोतों से हमें पता चलता है कि समाज में विभाजन तो था, लेकिन वो राजा और प्रजा वाला विभाजन नहीं था। तो फिर कैसा विभाजन था? ज्यादातर हड़प्पा कालीन शहर दो बहुत ही स्पष्ट और मुख्य हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा आकार में थोड़ा छोटा होता था और उसे मिट्टी और पकी ईंटों के एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। अच्छा। इसे सिटाडेल या दुर्ग कहा जाता है, जो आमतौर पर शहर के पश्चिम में स्थित होता था। पश्चिम की तरफ, ठीक है। और दूसरा हिस्सा लोअर टाउन यानी निचला शहर कहलाता था, जो पूर्व की तरफ होता था और आकार में बहुत बड़ा होता था। रुको, अगर सिटाडेल या दुर्ग एक ऊंचे चबूतरे पर बना था और चारों तरफ से दीवारों से घिरा था, तो ये तो सीधे तौर पर किसी शासक के रहने की लगे लगती है। देखने में तो ऐसा ही लगता है ना? भले ही आप उसे राजा ना कहें, लेकिन क्या ये ऊंचाई पर बना सुरक्षित इलाका किसी एलीट क्लास या शासक वर्ग का प्रशासनिक और रिहायशी ब्लॉक नहीं था, जो नीचे रहने वाले आम लोगों पर नजर रखता था? ये एक बहुत ही स्वाभाविक निष्कर्ष लगता है, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने सिटाडेल के अंदर खुदाई की, तो उन्हें वहां राजाओं के आलीशान महल, बड़े सिंहासन या हथियारों के बड़े जखीरे बिल्कुल नहीं मिले। अच्छा, तो फिर वहां था क्या? अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें
तो मेसोपोटामिया में पुजारियों को ही शासक माना जाता था और उनके विशाल मंदिर सत्ता का केंद्र होते थे। लेकिन हड़प्पा के सिटाडेल में ऐसा कुछ नहीं था। तो वहां कोई महल या मंदिर नहीं था? नहीं, इसके बजाय वहां बड़े सार्वजनिक भवन मिले, विशाल अन्नागार यानी ग्रेनरीज और महत्वपूर्ण वर्कशॉप्स मिली। अन्नागार मतलब वे लोग ऊंचाई वाले सुरक्षित इलाके में सोने चांदी के बजाय अनाज छुपा कर रखते थे? बिल्कुल। और इसी से हमें पता चलता है कि असली सत्ता किसके हाथ में थी। व्यापारियों के हाथ में? पारी वर्ग ही संभवतः शासक था। मतलब कोई पुजारी या राजा नहीं था? नहीं, सिटाडेल किसी एक व्यक्ति की अय्याशी का केंद्र नहीं था, बल्कि ये संकट के समय के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने और सार्वजनिक महत्व के कामों का एक यूटिलिटी हब था। और वो जो दूसरा हिस्सा था, लोअर टाउन? लोअर टाउन आम नागरिकों के रहने और उनके रोजमर्रा के कामकाज के लिए था। वहां की सड़कें चौड़ी थीं, समकोण पर काटती थीं और रिहायशी इलाके ग्रिड के रूप में बटे हुए थे। तो मतलब पूरी सिंधु घाटी में यही चलता था। पश्चिम में एक ऊंचा सिटाडेल और पूर्व में एक निचला शहर। हर जगह टाउन प्लानिंग का यही एक रटा-बटाया फॉर्मूला। ज्यादातर जगहों पर हाँ, लेकिन हड़प्पा के लोग लकीर के फकीर नहीं थे। अच्छा। हमारे स्रोत एक बहुत ही शानदार अपवाद की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित धौलावीरा जाएंगे तो ये 2 हिस्सों वाली कहानी बिल्कुल पलट जाती है। धोलावीरा में से क्या अलग था? धोलावीरा एकमात्र ऐसा प्रमुख हड़प्पाकालीन शहर है जो 2 नहीं बल्कि 3 स्पष्ट हिस्सों में बटा हुआ था। 3 हिस्से? हाँ, सिटाडेल, मिडिल टाउन यानी मध्य शहर और लोअर टाउन। वहाँ समाज की परतें थोड़ी अधिक जटिल थीं। दिलचस्प है। इसके अलावा जहाँ बाकी हड़प्पा शहरों में पक्की मिट्टी की ईंटों का बोलबाला था, वहीं धौलावीरा के निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन। मतलब वे अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार खुद को ढालते थे? बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि उनके पास मानकीकरण का एक कड़ा नियम तो था, लेकिन वे अपनी परिस्थितियों और स्थानीय संसाधनों के हिसाब से अपने ब्लूप्रिंट में बदलाव करना भी अच्छी तरह जानते थे। या लचीलापन ही शायद किसी भी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत होती है। चलिए, हमने शहर का बाहरी ढांचा, उसकी जोनिंग और सिटाडेल का रहस्य तो देख लिया। हाँ, अब जरा इन समकोण सड़कों से होते हुए लोअर टाउन के किसी आम हड़प्पावासी के घर के अंदर चलते हैं। चलिए। जब कोई व्यक्ति सड़क से घर के अंदर कदम रखता था तो उसे क्या दिखता था? घर के अंदर की वास्तुशिल्प बहुत ही सोची समझी थी। मुख्य सड़क की तरफ आमतौर पर घरों में कोई खिड़की या दरवाजा नहीं होता था। दीवारें बिल्कुल सपाट होती थीं। मुख्य सड़क की तरफ कोई खिड़की नहीं, ऐसा क्यों? आज तो हम सब चाहते हैं कि घर का फ्रंट सड़क की तरफ हो ताकि बाहर का नजारा दिख सके। इसके 2 बहुत ही व्यवहारिक कारण थे, धूल से बचाव और निजता यानी प्राइवेसी। प्राइवेसी? हाँ, मुख्य सड़कों पर बैलगाड़ियों की आवाजाही होती थी जिससे धूल उड़ती थी, इसलिए घरों के मुख्य दरवाजे आमतौर पर छोटी साइड गलियों में खुलते थे। ओह, समझ गया। और जैसे ही आप दरवाजा पार करते, आप एक बड़े केंद्रीय आंगन या सेंट्रल कोर्टयार्ड में पहुंचते। घरों के चारों ओर अलग-अलग कमरे बने होते थे जो इसी आंगन की तरफ खुलते थे। अरे, ये तो बिल्कुल भारत की पारंपरिक हवेलियों जैसा डिजाइन लगता है। एकदम सही एनालॉजी है। ये आंगन वाला डिजाइन आज भी भारत की गर्म जलवायु के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। हाँ, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। बिल्कुल। ये आंगन एक तरह का माइक्रो क्लाइमेट बनाता था जिससे पूरे घर में हवा का प्रवाह बना रहता था। लेकिन ये सिर्फ वेंटिलेशन के लिए नहीं था, ये आंगन घर की कई अहम गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। जैसे क्या क्या? स्रोतों के अनुसार यहीं पर परिवार की महिलाएं खाना पकाती थीं, सूत काटने और बुनाई या वीविंग करने का काम होता था, और ये परिवार के एक साथ बैठने की जगह थी। बाहर से देखने में ये घर शायद एकरस या मोनोटोनस लगते थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह उपयोगी थे। हाँ, और कई घर तो 2 या उससे अधिक मंजिला भी होते थे। घर के अंदर की उपयोगिता की बात करें तो स्रोतों में एक ऐसी चीज का जिक्र है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आप बाथरूम्स की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हर घर में पकी ईंटों से बना एक निजी स्नानागार होता था। आज के समय में भी दुनिया की कई विकासशील जगहों पर हर घर में बाथरूम होना एक चुनौती है, और वो लोग 5000 साल पहले इसे एक बुनियादी जरूरत मानते थे। ये उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत साफ सफाई को लेकर जुनून को दर्शाता है। स्नानागारों के फर्श को बाकायदा ढलान दी जाती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और सिर्फ स्नानागार ही नहीं,
मैंने पढ़ा है कि पानी की उपलब्धता के लिए कई घरों में निजी कुएं भी थे। बिल्कुल। कुओं से मुझे राजस्थान के कालीबंगन शहर का वो अद्भुत उदाहरण याद आ गया, जो सच में बहुत खास है। हाँ, कालीबंगन के कुएं बहुत दिलचस्प है। वहां खुदाई में कई घरों के बाहरी कमरों में कुएं मिले हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन कमरों तक बाहर की गली से सीधे पहुंचा जा सकता था। मतलब घर के अंदर जाए बिना? हाँ, घर के अंदर जाए बिना कोई भी राहगीर बाहर से आकर पानी पी सकता था। अगर इसे आज के नजरिए से देखा जाए तो ये किसी प्राचीन पब्लिक वाटर कूलर जैसा था, जो राहगीरों के इस्तेमाल के लिए था। अरे वाह, क्या तुलना की है। और जरा सोचिए कि ये उस समाज की सार्वजनिक भलाई की भावना के बारे में क्या बताता है। बहुत कुछ बताता है। जब कोई राजा आपको ऐसा करने का आदेश नहीं दे रहा है, फिर भी एक आम नागरिक अपने घर का डिजाइन इस तरह बनवा रहा है कि गली से गुजरने वाले किसी प्यासे यात्री को पानी मिल सके। ये एक बहुत ही गहरे सिविक सेंस को दर्शाता है। बिल्कुल। एक ऐसा समाज जो न सिर्फ अपनी चार दीवारी के अंदर की स्वच्छता का ध्यान रखता है, बल्कि अनजान लोगों की भलाई की भी चिंता करता है। ये सच में एक बहुत ही उन्नत सोच है। लेकिन जब हर घर में नहाने की जगह होगी, कपड़े धोने के लिए आंगन होगा, तो इससे एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ी समस्या पैदा होती है। गंदा पानी? हाँ, भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया वेस्ट वाटर। किसी भी शहर के लिए साफ पानी लाना जितना जरूरी है, गंदे पानी को शहर से बाहर निकालना उससे कहीं ज्यादा जटिल इंजीनियरिंग का काम है। और यही वो जगह है जहां हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं को मीलों पीछे छोड़ देती है। उनका ड्रेनेज नेटवर्क? हाँ, उनकी जल निकासी प्रणाली, ये शायद पूरी प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार था। हर घर का स्नानागार सीधे सड़क की नालियों से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये कोई साधारण नाली नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है? स्रोतों में मैंने इसकी तुलना आज के मल्टी स्टेज सेप्टिक टैंक से की है। हाँ, ये तुलना बिल्कुल सटीक है। लेकिन तांबे और कांसे के औजारों वाले युग में उन्होंने सेप्टिक टैंक जैसा कुछ कैसे बना लिया? पानी तो सीधे नाली में बह जाना चाहिए ना? है ना? अगर पानी सीधे सड़क की मुख्य नाली में बह जाता तो उसके साथ घर का ठोस कचरा और मिट्टी भी बह जाती, जिससे मुख्य नालियां बहुत जल्दी चोक हो जाती। बिल्कुल। इससे बचने के लिए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया। घर का गंदा पानी सीधे गली में नहीं जाता था। इसके बजाय घर की दीवार के पास बाहर एक सम्प या सेसपिट बनाया जाता था। अच्छा, एक सम्प? हाँ, ये पक्की ईंटों से बना एक छोटा गड्ढा या होज होता था। घर की नालियां पहले इस सम्प में गिरती थीं। तो घर का सारा गंदा पानी पहले उस गड्ढे में गिरता था? बिल्कुल। और जब पानी उस गड्ढे में कुछ देर के लिए रुकता था तो ठोस कचरा वहीं नीचे बैठ जाता था। और केवल ऊपर का गंदा पानी सड़क की मुख्य नालियों में बहता था। एकदम सही। ये बिल्कुल उसी सिद्धांत पर काम करता है जिस पर आज के हमारे मल्टी स्टेज सेप्टिक टैंक काम करते हैं। इससे मुख्य नालियों के जाम होने का खतरा बहुत कम हो जाता था। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। आज हमारे मॉडर्न शहरों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि थोड़ा सा कचरा सीवर में गया और पूरी सड़क तालाब बन जाती है। और हड़प्पा के लोगों ने हजारों साल पहले इसका तोड़ निकाल लिया था। और मैंने स्रोतों में ये भी देखा कि उन मुख्य नालियों का रखरखाव भी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाता था। मुख्य नालियां ईंटों और मोर्टार से बनी थी, लेकिन उन्हें ऊपर से पूरी तरह से सील नहीं किया गया था। हाँ, उन्हें ढीली ईंटों या चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, उससे ढका गया था। ढीली ईंटों से क्यों? ताकि सड़क पर बदबू ना फैले, लेकिन साथ ही उन्हें साफ करना भी आसान हो। सफाई कर्मचारी आसानी से उन ढीली ईंटों को हटाकर नालियों की सफाई कर सकते थे। लंबे नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सफाई के लिए बड़े संप बनाए गए थे, जैसे आज के मैनहोल्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही। जब हम पानी और ड्रेनेज की बात कर रहे हैं तो मोहनजोदड़ो के उस मशहूर ग्रेट बाथ का जिक्र करना तो बनता है। ओह, ग्रेट बाथ! वो तो वाटरप्रूफिंग का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा कुंड जिसमें पानी रिसने का कोई स्कोप ही नहीं था। वहां जिप्सम मोर्टार का इस्तेमाल करके ईंटों को वाटर टाइट बनाया गया था। और बिट्यूमेन का भी लेप था। ये तकनीक ये सुनिश्चित करती थी कि पानी की एक बूंद भी बाहर न जाए। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि वे लोग पानी के मामले में एकदम परफेक्शनिस्ट थे। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या ये सिस्टम हर जगह इतना ही परफेक्ट था? मतलब जैसे हमने पहले देखा था, क्या ड्रेनेज सिस्टम के मामले में भी कोई अपवाद है? आपने बिल्कुल सही जगह पॉइंट किया। विशेषज्ञ स्रोतों से पता चलता है कि हर जगह ये ग्रिड सिस्टम और ड्रेनेज इतना परफेक्ट नहीं था। अच्छा, कहाँ नहीं था? उदाहरण के लिए हरियाणा में स्थित बनावली नाम के शहर में
वहां हमें इस तरह की व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है। वहां नालियां नहीं थीं। थी, लेकिन इतनी व्यवस्थित नहीं। और वहां की सड़कें भी रेडियल थीं, मतलब ग्रिड पैटर्न में नहीं थी। और धौलावीरा के बारे में क्या? चूंकि वो सूखे इलाके में था। हाँ, धौलावीरा का अपवाद सबसे दिलचस्प है। वहां पानी को नालियों से शहर के बाहर निकालने के बजाय पानी को सहेजने पर जोर दिया गया था, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल। धौलावीरा में जल संचयन और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का एक अनूठा और विशाल सिस्टम था। उन्होंने बड़े बड़े जलाशय बनाए थे। ये दिखाता है कि वो अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार खुद को ढालते थे। एकदम सही, वे पर्यावरण के हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलते थे। तो आज के इस अध्ययन से जो मुख्य निष्कर्ष या की टेक अवे निकलता है वो ये है कि बिना किसी अहंकार वाले स्मारकों के 1:4 के अनुपात में पक्की ईंटों से बनी समकोण सड़कें, हर घर से जुड़ी ढकी हुई नालियां और एक प्रोटो-कॉर्पोरेट प्रबंधन। हाँ, ये हमें सिखाता है कि सुचारू नागरिक प्रशासन के लिए किसी तानाशाह की नहीं, बल्कि अच्छी प्रक्रिया और सार्वजनिक स्वच्छता की जरूरत होती है। बिल्कुल। आधुनिक शहरीकरण के दौर में जहां आज भी जलभराव और खराब ड्रेनेज एक बड़ी समस्या है, हम 5000 साल पुरानी इस सभ्यता के नागरिक नियोजन और स्वच्छता मॉडल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सच में उनके सिविक सेंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अंत में एक ऐसा विचार है जिस पर हम चाहते हैं कि श्रोता खुद सोचें। एक कड़वा सच। हाँ, हमने देखा कि हड़प्पा के लोगों ने जल निकासी, मानकीकरण और बुनियादी ढांचे में कितनी महारत हासिल कर ली थी। लेकिन स्रोतों के अंतिम हिस्से से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज, नदियों के सूखने और संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण अंततः उन्हें ये बेहतरीन शहर छोड़कर जाना पड़ा। प्रकृति के सामने उनकी तकनीक हार गई। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि अगर इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेस ड्रिवन समाज प्रकृति के बदलावों के सामने नहीं टिक सका, तो क्या आज के हमारे ये आधुनिक कंक्रीट के शहर, हमारी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद पर्यावरण के प्रति हमारी लापरवाही का खामियाजा भुगतने से बच पाएंगे? ये सच में एक बहुत ही डरावना सवाल है। बिल्कुल। जब प्रकृति अपना रास्ता बदलेगी, तो क्या हमारी ये सीधी सड़कें हमें बचा पाएंगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।